नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन के लिए। 5 सेकंड में डिक्टेशन बोला जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 और 2 न्यायाधीशों के बटे हुए निर्णय के साथ सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था को बरकरार रखा है। इससे देश में अफर्मेटिव एक्शन को लेकर चलने वाली बहस में एक नया पहलू खुला है। अफर्मेटिव एक्शन ऐसे कदम हैं जिनकी मदद से महिलाओं, दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के साथ अतीत में हुए भेदभाव को दूर करने के लिए उन्हें समुचित आर्थिक और शैक्षणिक अवसर मुहैया कराए जाते हैं। 5 न्यायाधीशों वाले पीठ के 3 न्यायाधीशों ने 103वें संविधान संशोधन की हिमायत की, जिसे संसद ने जनवरी 2019 में पारित किया था। उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि शेष 2 न्यायाधीशों ने उनकी इस बात से असहमति जताई। एक ऐसा कानून जो सालाना 8 लाख रुपए से कम कमाने वाले सवर्ण परिवारों को आरक्षण मुहैया कराता है, वह निश्चित रूप से उस आरक्षण नीति की भावना के साथ छेड़छाड़ करता है जो मूल रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बाद में पिछड़े वर्ग के साथ ऐतिहासिक रूप होते आ रहे अन्याय को दूर करने पर केंद्रित थी। पैरा इस बात के कोई प्रमाण नहीं है जिससे पता चले कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति भी वैसे ही पूर्वाग्रह हैं। निश्चित रूप से यह एक तथ्य है कि पिछड़ा वर्ग की आरक्षण नीति में भी क्रीमी लेयर के लिए वही 8 लाख रुपए की आय वाला फॉर्मूला लगता है और इससे यही संकेत निकलता है कि 103 में संविधान संशोधन के लिए अपनाए गए मानक बहस तलब हैं। इतना ही नहीं, 2 असहमत न्यायमूर्तियों, मुख्य न्यायाधीश यू ललित, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो गया है, और रविंद्र भट्ट ने अपने तर्कों में कहा कि हालांकि यह संशोधन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को इस कोटे के दायरे से बाहर रखकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अवसर तैयार करता है, लेकिन यह संशोधन भेदभाव के संवैधानिक रूप से निरुद्ध सिद्धांत को व्यवहार में लाता है। पैरा कानूनी दलीलों से इतर आलोचकों ने इस कानून की राजनैतिक प्रकृति की ओर भी ध्यान दिलाया है और आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दल इस कानून का लाभ अपने पारंपरिक उच्च वर्ग के मतों को एकजुट करने में ले रहा है। संभव है कि यह भी इरादा रहा हो, लेकिन यह बात भी सही है कि मुसलमानों की बड़ी आबादी 8 लाख रुपए की इस आय सीमा के भीतर आएगी और सैद्धांतिक तौर पर वे भी इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा अगर सामाजिक न्याय इस कानून का मानक है तो अन्य प्रश्न भी पैदा होते हैं। आबादी में 18% हिस्सेदारी के अनुपात में ईडब्ल्यूएस कोटा 10% है, जिससे आगे चलकर कुछ असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इसके उलट अनुसूचित जाति और
जनजाति का कोटा अपेक्षाकृत अधिक है और उन्हें क्रमशः आबादी में 20 से 9% हिस्सेदारी और 15 और 7.5% कोटा हासिल है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 41% आबादी पर 27% आरक्षण हासिल है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 50% आरक्षण की सीमा के अलावा है, जिसके चलते जाति के अलावा अन्य आधारों पर आरक्षण की मांगे नई जगह से उठ सकती हैं। पैरा, तमाम बातों के बावजूद इस बात को नकारना मुश्किल है कि यह संशोधन राजनीति से प्रेरित है। ऐसे मसलों में आम तौर पर यही होता है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विभिन्न राज्य ईडब्ल्यूएस परिवारों के प्रति अपने दायित्व किस हद तक निभा पाएंगे, क्योंकि अधिकांश रोजगार तो निजी क्षेत्र में ही तय हो रहे हैं। ऐसे में रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित नीतियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिक बेहतर साबित होंगी, बजाय कि रोजगार का वादा करने के, क्योंकि वहां बहुत सीमित अवसर हैं। सरकार को शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता सुधारने पर काम करना चाहिए, क्योंकि उससे गिने चुने संस्थानों में आरक्षण की मांग कम होगी। अंत में नई जातियों और समुदायों की पिछड़ा घोषित किए जाने की बढ़ती मांग हमें आरक्षण की नई श्रेणियों के खतरे से भी अवगत कराती है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था वाले देश में ऐसा होने से सामाजिक तनाव बढ़ेगा। इस समय देश को ऐसी स्थिति से बचने की जरूरत है। 7 मिनट में डिक्टेशन कंप्लीट हुआ है, पूरे 7 मिनट में। ठीक, डिक्टेशन आपको कैसा लगा, लिखने में, स्पीड में, इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में ऐसे डिक्टेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।